नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल दिल्ली में चुनावी जंग के एम फैक्टर पर है। दिल्ली में एम फॉर महिला, एम फॉर मिडिल क्लास और एम फॉर मुस्लिम, इन्हीं तीन कैटेगरी पर इन दिनों चुनावी सियासत धूम रही है। आज फिर बारी आई है तीसरे एम की, यानी मुस्लिम वोट की। दरअसल असम के नेता बदरुद्दीन अजमल ने दिल्ली वालों से अपील की है कि सेक्युलर वोट बंटने न पाए, सारे लोग केजरीवाल को ही वोट करें। अब असम का नेता दिल्ली के वोटर के लिए अपील करे तो सियासत सुलगनी ही थी। बीजेपी कहने लगी है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं का समर्थक केजरीवाल के लिए अपील कर रहा है। कांग्रेस अलग परेशान है कि वो 50 से 60% मुस्लिम वोटर्स जो कभी कांग्रेस को वोट देते थे, जिनका केजरीवाल से मोहभंग हो रहा है, वो वापस कांग्रेस के पाले में आ सकते हैं। उन्हें भी असम से भड़काया जा रहा है। मतलब दिल्ली की सियासत में वोट के मुस्लिम फैक्टर पर मंथन तेज हो चुकी है, जिसकी सीधी लड़ाई में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही है। ये संकेत इसलिए भी मिलते हैं कि राहुल गांधी की दिल्ली में अब तक सिर्फ एक ही रैली सीलमपुर में हुई है, जो मुस्लिम बहुल है। राहुल गांधी की दूसरी रैली थोड़ी देर में ओखला में हो रही है, जो एक और मुस्लिम बहुल सीट है। कांग्रेस की दिल्ली में चुनावी रणनीति को देखकर यह सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस को दिल्ली में मौजूद करीब 1 दर्जन मुस्लिम बहुल सीटों से ही ज्यादा उम्मीदें हैं? क्या कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल को समर्थन की जगह जगह से आ रही अपील का असर दिल्ली के मुस्लिम वोटर्स पर पड़ेगा? और क्या दिल्ली के मुस्लिम वोटर सिर्फ बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस के खिलाफ केजरीवाल का समर्थन करने के लिए मजबूर हो चुके हैं? ऐसे तमाम राजनीतिक सवालों पर आज के दंगल में चर्चा होगी। दरअसल दिल्ली के 3 एम फैक्टर जो सबसे गहरा प्रभाव डालेंगे दिल्ली की राजनीति पर, दिल्ली के चुनावों पर, उसकी लगातार चर्चा हम कर रहे हैं। और आज उसमें से तीसरा एम फैक्टर यानी मुस्लिम वोटों पर चर्चा होगी। अब तक मुस्लिम वोटों में देखा गया है कि 2013 के पहले कांग्रेस का दबदबा इन वोटों पर एक तरफा हुआ करता था। कम से कम 5 से 60% मुस्लिम वोटर्स कांग्रेस के पाले में जाया करते थे। लेकिन 2015 के बाद स्थिति बदली और मुस्लिम वोटर्स एक तरफा आम आदमी पार्टी की तरफ जाते हुए नजर आए। उसके साथ साथ यह भी चर्चा होगी कि एक वक्त पे यानी 2008 में या उससे पहले भी बीजेपी को भी आम आदमी पार्टी को वोट करते थे। थोड़ी देर में जिसका मैंने जिक्र किया कि राहुल गांधी की चुनावी रैली होने जा रही है ओखला में, जहां पर आज ही इससे पहले हमने देखा कि ओखला में एआईएमआईएम की रैलियां हो रही है। थोड़ी देर में राहुल गांधी की रैली वहां पर होने जा रही है। एआईएमआईएम ने यहां पर शिफाउर रहमान, जो जामिया मिलिया इस्लामिया एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, जिनको गिरफ्तार किया गया है दिल्ली दंगों के मामले में, शाहीन बाग भी यहीं से आता है और यहीं पर राहुल गांधी की रैली होने जा रही है थोड़ी देर में। यहां पर बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। पटपड़गंज में राहुल गांधी की रैली शुरू हो चुकी है और उसके बाद ओखला में भी यह रैली होगी। लेकिन ये एम फैक्टर किस तरीके से काम करेगा, कांग्रेस अपना दबदबा एक बार फिर हासिल करने के लिए कैसे कोशिश कर रही है और एआईएमआईएम भी क्या अपनी कोशिशें जारी रख रही है, उस सब पर हमारी यह रिपोर्ट सबसे पहले देखें। एक दिन 3 दल, 9 नेता, 40 रैलियां। दिल्ली की चुनावी जंग पूरे शबाब पर है। एक तरफ गद्दी की ख्वाहिश, दूसरी तरफ वजूद बचाने की कवायद, तीसरी तरफ तख्त पर बने रहने की हसरत। सियासत ऐसी गुत्थम गुत्था है कि दूर असम से भी एक हिमायती खड़ा होता है तो दिल्ली की चुनावी तपिश बढ़ जाती है। तमाम दिल्ली के सेकुलर वोटरों से गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हालात बहुत मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं, हो चुके हैं, इसलिए सेकुलर वोटों को बांटने न दें, बंटने भी न दें और अपने सारे वोट जितना हो सके मुमकिन जमा के आम आदमी के पार्टी को दीजिए और केजरीवाल साहब को फिर से हुकूमत बनाने के मौका दीजिए। दिल्ली में बदरुद्दीन के बयान के 2 मतलब निकाले गए। बीजेपी कहने लगी कि ये बांग्लादेशी रोहिंग्याओं वाले वोट के लिए अपील है। दूसरे ये कि दिल्ली के मुसलमान कांग्रेस को छोड़ केजरीवाल को वोट दें, यानी इंडिया गठबंधन में
मुस्लिम वोट के मुद्दे पर भी कांग्रेस अकेली पड़ गई। घुसपैठिए वोटर पर घमासान। मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF बांग्लादेशी घुसपैठियों की समर्थक पार्टी मानी जाती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के सहारे जो चुनाव जीतने का ख्वाब आम आदमी पार्टी पाल रही थी और इसीलिए ये फर्जी वोट बनवाना, उनको साथ में रखना, अब ये पर्दे के पीछे का खेल पर्दे के सामने आ गया है। इन 10 सालों में जो वो बांग्लादेश से लोग आए, वो बॉर्डर क्रॉस करके आए, उस बांग्लादेशी प्रधानमंत्री को बिरयानी क्यों खिलाई जा रही है हमारे देश में? आपने क्यों रख रखी है? तुम्हारी मौसी है, तुम्हारी बुआ है, कौन है वो जिसको तुमने अपने देश में रखा हुआ है? मुझे भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। वैसे बदरुद्दीन के बयान का नुकसान बीजेपी को नहीं बल्कि कांग्रेस के ऊपर ही होता है, क्योंकि ममता बनर्जी केजरीवाल के साथ, शरद पवार केजरीवाल के साथ, उद्धव ठाकरे केजरीवाल के साथ, अखिलेश यादव केजरीवाल के साथ, तेजस्वी यादव केजरीवाल के साथ और अब बदरुद्दीन अजमल भी केजरीवाल के साथ ही खड़े हो गए हैं। दिल्ली में कांग्रेस बिल्कुल ही अकेली पड़ गई है। दुख की बात यह है कि ये केवल और केवल आगे वायदे करते हैं, जो पुराने काम है उसके ऊपर इन्होंने जरा सा भी काम नहीं किया। दरअसल बदरुद्दीन ने भी दिल्ली में कांग्रेस को डैमेज करने की कोशिश की है। ऐसी सूरत में जब दिल्ली में मुस्लिम वोट ही डूबती कांग्रेस के लिए तिनके के सहारे जैसा है, दिल्ली में मुस्लिम वोट बैंक आखिर तक कांग्रेस के साथ रहा है और अब सबसे पहले उसे ही साथ आने की उम्मीद दिखी है। कभी दिल्ली में 5 मुस्लिम विधायक होते थे तो 4 कांग्रेस के होते थे। 2013 में कांग्रेस की 8 में से 4 सीटें मुस्लिम बहुल इलाके की थीं। अब दिल्ली दंगों के बाद यही वोट बैंक कांग्रेस की ओर लौटता दिख रहा है, क्योंकि 2022 के MCD चुनाव में दंगा प्रभावित इलाकों के 5 वार्ड कांग्रेस ने जीते। यहां तक कि ओखला और जाकिर नगर जैसे वार्ड में भी आप को हराकर कांग्रेस जीती। ऐसे में कांग्रेस के अंदर उम्मीद जगी है कि मुस्लिम वोट बैंक एक बार फिर उसकी ओर लौट सकता है। शायद इसी उम्मीद में कांग्रेस पार्टी ने 2 हफ्ते पहले राहुल गांधी की इकलौती सभा मुस्लिम बहुल सीलमपुर इलाके में रखी और अब दूसरी सभा मुस्लिम बहुल ओखला सीट पर हो रही है, जहां से कांग्रेस ने पूर्व विधायक आसिफ खान की मौजूदा पार्षद बेटी अरीबा खान को उम्मीदवार बनाया है। क्योंकि कांग्रेस को लगता है कि उसके जिस मुस्लिम वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी ने कब्जा किया है वो वापस लौट सकता है और ये मामूली वोट बैंक नहीं है। इसकी शिफ्टिंग के आंकड़े देखें तो 2013 में जिस कांग्रेस के पास 53% और आम आदमी पार्टी के पास 12% मुस्लिम वोट था, वो सिर्फ 2 साल के अंदर 2015 में कांग्रेस के पास घटकर 20% रह गया और आपके पास बढ़कर 77% पहुंच गया। 2020 में कांग्रेस के पास सिर्फ 13% मुस्लिम वोट बचे थे और आपके पास 83% मुस्लिम वोट थे। मुस्लिम वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी के इसी एक छत्र राज को तोड़ने के लिए ओवैसी जैसे प्लेयर भी दिल्ली के दंगल में दांव आजमा चुके हैं। ओवैसी का दांव है कि केजरीवाल ने मुसलमानों के हक की बात नहीं की, दंगे में फंसे नेताओं को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। कांग्रेस का दांव है कि संविधान की हिफाजत में मुसलमानों की हिफाजत है और वो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है। केजरीवाल पिछले 2 चुनावों के समर्थन मौलानाओं को वेतन से लेकर बांग्लादेशी रोहिंग्या तक की पिच तक अपने दांव आजमा रहे हैं, क्योंकि दिल्ली की चुनावी लड़ाई में मजहबी वोट बैंक का खेल खेलने वालों को बखूबी पता है कि दिल्ली की आबादी में करीब 13% मुस्लिम वोटर हैं, जिनकी फिंगर टिप्स पर 6 सीटों के नतीजे छिपे हैं। बाकी 6 दूसरी सीटों पर भी बिना मुस्लिम वोट बैंक के कोई जीत नहीं सकता और 2020 में उन 12 में से 11 सीटों पर आम आदमी पार्टी ही जीती थी। लेकिन इस बार जिस तरह आम आदमी पार्टी को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, उसमें उसे मुस्लिम बहुल सीटों पर भी खतरा बढ़ता दिख रहा है। ऐसे में जब बदरुद्दीन अजमल जैसे नेता समर्थन देते हैं तो वो आपकी राहत मगर कांग्रेस के लिए आफत की तरह सुनाई पड़ती है। आज तक ब्यूरो।
तो आज हम मुस्लिम फैक्टर पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि ये 3 फैक्टर दिल्ली के चुनाव में बहुत बड़ा असर डालेंगे। और आज अभी थोड़ी देर में राहुल गांधी की रैली भी शुरू हो जाएगी। ओखला में पहले पटपड़गंज में रैली होगी और उसके बाद में ओखला में भी रैली शुरू होगी। आखिरकार ये मुस्लिम फैक्टर किस तरफ जाएगा, क्या मतलब बनता है? AIUDF के नेता बदरुद्दीन अजमल ने जो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट डिक्लेयर किया है, उसके वजह से कैसी स्थिति मुस्लिम वोटों की बदल सकती है? और क्या इस बार कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी से अपना मुस्लिम बेस दोबारा अपने पास खींच सकती है क्या, जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली के म्युनिसिपल चुनाव में अपने पास खींचने की कोशिश की थी? तो इन सारे मुद्दों पर हमारी चर्चा होगी और इसमें चर्चा में जुड़ेंगे हमारे साथ सैयद जफर इस्लाम, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रियंका कक्कड़, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से जुड़ेंगे और उसके साथ सैयद असीम वकार AIMIM से भी जुड़ेंगे। AIMIM आखिरकार 2 ही सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन दोनों सीटें काफी दिलचस्प है, ओखला और मुस्तफाबाद। और उसके साथ साथ प्रोफेसर संजय कुमार भी इस चर्चा में शामिल होंगे। शुरुआत करेंगे सुरेंद्र राजपूत, आप ही से शुरुआत करनी पड़ेगी। राहुल गांधी लौट रहे हैं चुनाव मैदान में और चुना है उन्होंने ओखला। स्पेसिफिक ध्यान ओखला की तरफ ज्यादा नजर आ रहा है। क्या आपका जो खोया हुआ बेस है, जो 50-60% 2013 तक आपको वोट किया करता था, वो दोबारा खींचने की कोशिश एक बार फिर? साहिल भाई, जिसका भी जो सोचना है वो सोचे। हम तो कहते हैं ना, करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत है, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। हमारा मसला मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई का बिल्कुल नहीं। हमारा मसला बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमारा मसला अपने वोट बैंक को वापस लेने का है, और वोट बैंक कांग्रेस का था। कांग्रेस का वोट बैंक नल है, नील है, कोल है, भील है, पिछड़ा है, आदिवासी है, महिला है, छात्र है, मजदूर हैं, सब लोग कांग्रेस के वोट बैंक थे। राजा भी कांग्रेस का वोट बैंक और रंग भी कांग्रेस का वोट बैंक, गरीब भी कांग्रेस का वोट बैंक और अमीर भी कांग्रेस। आप लोग कर सकते हैं, हिंदू मुसलमान करिए, मुझे नहीं मालूम इलेक्शन कमीशन इस बात पर क्या चीज देखेगा कि मुसलमान का वोट बैंक। अरे भाई, मुसलमान का वोट बैंक कहीं किसी का लिखा हुआ है क्या? बदरुद्दीन अजमल क्या ठेकेदार हो गए हैं? आप हमको बताइए। सच बात यह है कि जो बात आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि घुसपैठिए, घुसपैठिए कौन कह रोहिंग्या, घुसपैठिए कौन कह बांग्लादेशी, और जब हम उनसे ये पूछ लेते हैं कि भाई इन्हीं घुसपैठियों को असम से, त्रिपुरा से, भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों से इन्फिल्ट्रेट कैसे किया जाता है, कौन कर रहा है, कौन पैसे ले रहा है, कौन एक ना किसके उसमें सरहदें हैं सुरक्षा में, गृह मंत्री, प्रचार मंत्री है कि नहीं है, या गृह मंत्री इतने नाकारा है, निकम्मे है, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी नाकारा है, निकम्मी है कि वो घुसपैठिए दिल्ली तक और लखनऊ तक पहुंच जाते हैं और बताते हैं मनोज तिवारी जैसे नाहल लोग कि लाखों घुसपैठिए हैं। अरे भाई, लाखों अगर घुसपैठिए हैं तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार की नाकामी है, विफलता है उनको। लेकिन सुरेंद्र राजपूत, एक संक्षेप में बताइए ना। एक संक्षेप में आपने कहा कि भाई मुस्लिम के बारे में आप सोचते नहीं है, वो सब ठीक है, लेकिन आंकड़े जो दिखाते हैं वो आंकड़े दिखाते हैं कि 2013 तक आपको 50 से 60% मुस्लिम वोट मिला करते थे। जैसे ही वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गए 2015 के बाद, उसके बाद कांग्रेस एक भी सीट दिल्ली की राजनीति में जीत नहीं पाई है। और अब दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए, उसमें धीरे धीरे आपके पास लौटते हुए नजर आए। तो आपका पिच तो वो रहेगा ना, आखिरकार आपकी भी एक वोट बैंक होती है, उसमें तो कोई गलत नहीं है। स्ट्रैटेजी क्या है आपकी? मुझे 30 सेकंड में आपका जवाब चाहिए, उसके बाद मौसमी सिंह भी हमारे साथ जुड़ रही है, उनसे भी हम लोग सवाल पूछेंगे। साहिल भाई, आप तो एक्टिविस्ट रहे हैं क्या? खाली मुसलमान का वोट बैंक हमें 2013 से पहले तक मिलता था या पूरी दिल्ली का वोट बैंक मिलता था? हम तो 55% जो वोट 2013 में 8 में से 4 सीटें आपने मुस्लिम इलाके से जीती थी। आप साहिल भाई, आप मेरा समय ले रहे हैं। ये थोड़ा सा मुझे, जब आप अगर आप फंस रहे हैं तो कम से कम उसको मानिए। आप अपने जो आपका एडिटोरियल है उससे कहिए, आपकी ये चीजें, ये फैक्चुअल करेक्शन करे। अगर मैं ये कहता हूं कि 2013 से पहले तो पूरी दिल्ली हमें वोट देती थी, पूरी दिल्ली हमें वोट देती थी, अगड़ा भी देता था, पिछड़ा भी देता था, नल भी देता था, नील भी देता था, कोल भी देता था, भील भी देता था, मुस्लिम भी देता था, हिंदू भी देता था, सिख भी देता था, जातियां कहां से आ गई? ये जो जातियां और धर्म के नाम पर आप लोग बांट रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है। भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं, मैं आपको बता दूं, इकोसिस्टम, और इस इकोसिस्टम को ध्वस्त करना आवश्यक है, और दिल्ली की जनता इस इकोसिस्टम को ध्वस्त करके कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। यहाँ पर झूठ बोलने वाले लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर गंगा जी, मौसमी सिंह से पूछते हैं हम लोग। मौसमी,
सुनील राजपूत कह रहे कि भाई हमारी ऐसी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की जो रैली हमें नजर आ रही है वो ओखला और उससे पहले सीलमपुर में नजर आई। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या नजर आती है? मौसमी, आपसे जल्दी से आपका जवाब चाहेंगे, उसके बाद हमको आम आदमी पार्टी के पास भी जाना है। मौसमी, जो इस सभा की शान है, बिल्कुल देखिए, जो मुस्लिम वोटरों की बात हो रही है तो पहले राहुल गांधी की रैलियां जहां जहां रद्द भी हुई साहिल, वो मुस्लिम बहुल इलाके थे, और अभी आज पड़पड़गंज और ओखला में हो रही है रैली। ओखला में 10 बार चुनाव में 8 बार मुस्लिम उम्मीदवार ही जीते हैं, तो जाहिर तौर पे मुस्लिम वोटरों का दबदबा है वहां पे। और यहाँ पे भी पड़पड़गंज जहां है, राहुल गांधी का एक तरह से 5-7 दिन का जो ब्रेक हुआ था उनके स्वास्थ्य खराब होने के चलते, वो आज ब्रेक यहाँ पे खत्म होगा। सुबह वो नई दिल्ली में थे, यहाँ पे भी लगभग 13-14% मुस्लिम उम्मीदवार और मुस्लिम वोटर हैं, तो वो एक अपनी भूमिका निभाते हैं। जाहिर तौर पे कहीं ना कहीं कांग्रेस भी कोशिश कर रही है कि अपने पारंपरिक जो वोट बैंक है उसको वापस जीते, और ये राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी है कि कांग्रेस की कार्य समिति में राहुल गांधी ने कहा था कि अगर अल्पसंख्यक हमारे साथ खड़े हैं तो हमको बढ़ चढ़ के, चाहे संभल हो या कोई भी मुद्दा हो, उनके पक्ष में बोलना चाहिए। लोन जो है वो कभी माफ नहीं हुआ, बिल्कुल। नहीं हमें कोई तो मौसमी सिंह कह रही है कि कांग्रेस की स्ट्रैटेजी यहां पर नजर आती है। हमारे साथ प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ जुड़ी हुई है आम आदमी पार्टी से। धन्यवाद मौसमी। अब थोड़ी देर में राहुल गांधी की रैली वहां पर शुरू हो जाएगी, उस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। तो प्रियंका जी, कांग्रेस वहां पर जाने की कोशिश कर रही है, बदरुद्दीन अजमल आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी कहती है कि देखिए भाई, जो बांग्लादेशियों को सपोर्ट करते हैं वो आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सेक्युलर वोटों को बांटना नहीं चाहिए, इसके लिए आपको सपोर्ट किया जा रहा है AIUDF से। सभी को नमस्ते साहिल जी, मुझे पता चला कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बयान दिया है कि दिल्ली में भाजपा को समर्थन करना चाहिए। ये वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग है जहां पर जिन्ना जी की कब्र पर अडवाणी जी गए थे और बताया था कि जिन्ना मोस्ट सेक्युलर लीडर है। वही पाकिस्तानी मुस्लिम लीग जिसके साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मिलकर 3 जगहों पर कोalition गवर्नमेंट बनाई थी। जहां तक घुसपैठियों की बात है, ये नाम है मेरे पास, रूबेल जोनू शेख। ये 2021 में बीजेपी के माइनॉरिटी सेल थे, माइनॉरिटी सेल के प्रेसिडेंट थे महाराष्ट्र में। पता है कौन निकले? बांग्लादेशी घुसपैठिए। ये भाजपा के पास बॉर्डर सिक्योरिटी है। 2011 में चुटकियां बजाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सारे घुसपैठिए बोरिया बिस्तर पैक करके भाग जाएंगे अब। और क्या किया उन्होंने? अपनी पार्टी में नेता बनाया रूबेल जोनू शेख को। क्या किया इन्होंने? अब तक कितने डिपोर्ट किया आप पूछ लीजिए। बॉर्डर सिक्योरिटी अमित शाह जी के पास। और हरदीप पुरी जी बताते हैं कि दिल्ली में उन्होंने 17/8/2022 को ट्वीट करके जानकारी दी कि बक्करवाला में रोहिंग्या बसाए हैं। आप सोचिए उनकी इतनी हिम्मत होगी खुद से ट्वीट करने की। किसी को तो इम्प्रेस करना चाहते थे, किसी के तो ऑर्डर्स उन्होंने फॉलो कर लिए। ये सारे आदेश ऊपर से आ रहे हैं। जानबूझ के हमारे देश में घुसपैठिए बसाए जा रहे हैं, जानबूझ के उनको ये वोटर बना रहे हैं, जानबूझ के हमारे देशवासियों के संसाधनों पे उनका हक क्रिएट कर रहे हैं। हरदीप पुरी जी को अरेस्ट कर लो, सारे रोहिंग्या पकड़े जाएंगे। सैयद जफर इस्लाम, आप ही पर आरोप लगाया रहा। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसको लेकर, और आपकी पार्टी ने कहा कि देखिए बांग्लादेशियों को सपोर्ट करने वाले यहां पर सपोर्ट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। कहीं ना कहीं आप पर भी तो सवाल उठाया जा रहा है आम आदमी पार्टी से। और क्या गलत है कि भाई वो तो आसाम से जीत कर आते हैं और उसमें उन्होंने डिसाइड किया कि भाई आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सपोर्ट करना है, उसमें बांग्लादेशी कहां से आ गए? सैयद जफर इस्लाम। नहीं, देखिए, बांग्लादेशी जो भी घुसपैठियां हैं, उन आसाम में उनका सपोर्ट मिलता रहता है बदरुद्दीन अजमल साहब को, इसलिए उनके हिमायती हैं। और इसलिए उन्होंने आज हिमायती आपके भी बन गए, इसलिए कि आप बांग्लादेशी घुसपैठियों को सपोर्ट कर रहे, इसलिए उनके हिमायती बन गए। और कोई फर्क नहीं। और इसी को हमने बस लोगों के बीच में रखा कि आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया। लेकिन बहुत अहम बात है, आप मुस्लिम वोट की बात कर रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बार आपने देखा, जैसे हमने 2022 में जिस तरह से हमने यूपी के बड़े इलाके, मुस्लिम इलाके से भी इलेक्शन जीता है और अभी अभी बाई इलेक्शन भी जीता है। मुझे लगता है जो हमने सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए काम किया है, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उससे भी इस बार हमें जीत जरूर मिलेगी। लोगों ने इस बात को समझ रखा है, चाहे वो आप हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों नाकाम पार्टी है। दोनों अपने सर्वाइवल के लिए, अपने लिए मुस्लिम का वोट
सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है और मुस्लिम का वोट लेकर उनको छोड़ देती है। आपने 10 साल में क्या किया? आपने दिखाया कि 77% और 83% उसको मुस्लिम समाज के वोट मिले, लेकिन किया क्या? जब उनके मुस्लिम समाज उनको बहुत उम्मीद से देखता रहा तो आपने केजरीवाल, ढोंगी केजरीवाल ने उनका हाथ छोड़ दिया। तो ये तो जनता, मुस्लिम जनता देख रही है। और एक भारतीय जनता पार्टी बिना उम्मीद के, बिना वोट के लालच के, लेकिन सबके लिए काम करती है। जो भी हम स्कीम लेके आते हैं, सब स्कीम में सबके लिए होता है। उसमें चाहे सड़क बनाए तो मुस्लिम भी समाज इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने प्रधानमंत्री आवास योजना बनाया तो उसमें मुस्लिम समाज को मिलता है, भागीदारी होती है। हमने जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है इसमें भागीदारी मुस्लिम समाज की होती है, बिना भेदभाव के हमने सबके लिए किया। इसलिए मुस्लिम समाज अब समझने लगी कि अगर एक विकल्प है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और इस बार आप देखिए, लेकिन ये भी तो फैक्ट है ना कि एक जमाने में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को भी, वो आंकड़े भी हम दिखाएंगे, सर्वे दिखाते हैं कि एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी को भी 12 से 13% मुस्लिम समुदाय वहां पर वोट करता था, लेकिन धीरे धीरे आपका 2 से 3% तक नीचे घट गया है। उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। और यहां पर कालका जी में हम देख रहे हैं कि अमित शाह की रैली शुरू हो चुकी है, 10 सेकंड चुनाव लड़ रही है। हाँ जी जफर इस्लाम जी, 10 सेकंड में खत्म करिए, उसके बाद मुझे सैयद असीम वकार के पास भी जाना है। बोलिए। बस इतना कहना जी, बिल्कुल बिल्कुल जाइए वकार साहब के पास, लेकिन मैं उनसे पहले इतना ही कहना चाहता हूं कि हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि इस बार जो पिछले बार के आपने दिखाया कि 3, 4, 5% मिले थे, इस बार ज्यादा वोट मिलेंगे। चाहे देवबंद हो, चाहे कुंदरकी हो, चाहे बहुत सारे ऐसे इलाके, मुस्लिम बहुल इलाके में हम लोग ने जीत दर्ज की है। और इस बार हम ओखला जैसे जगह में और बहुत सारे बल्ली मारान, ये सब जगह में हम जीत दर्ज करेंगे, ये पूरी उम्मीद है। और कांग्रेस पार्टी और आप आपस में लड़ते रहे, इसलिए कि दोनों मुस्लिम वोट के ऐसा लगता है कि ये जागीरदार हैं, लेकिन मुस्लिम वोट इन बार सही जो है उनके लिए सजा है कि यही चैलेंज किया है एआईएमआईएम ने। आज इस बार और उन्होंने भी उम्मीदवार जो उतारे हैं वो ओखला और मुस्तफाबाद में उतारे हुए हैं। हो सकता है। तो वकार साहब, सवाल तो यही बनता है कि ओखला में या मुस्तफाबाद में आपने देखा कि मुस्तफाबाद में आज ताहिर हुसैन, उनको पैरोल मिल चुका है, वो चुनाव मैदान में उतर पाएंगे, चुनाव प्रचार कर पाएंगे। आम आदमी पार्टी के काउंसिलर रह चुके हैं ताहिर हुसैन, और उनको आपने चुनाव मैदान में उतारा है। यही 2 सीट क्यों चुनी गई है आपका? और मैंने देखा कि असदुद्दीन ओवैसी खास करके केजरीवाल पर निशाना बनाए हुए हैं। आमतौर पर उनका निशाना कहीं और होता है, लेकिन इस बार केजरीवाल निशाना बनाए हुए हैं। क्या कारण है? आपकी क्या राजनीति है यहां पर दिल्ली में? नहीं देखिए, खाली केजरीवाल निशाना नहीं है हमारा। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के निशाने पर शहंशाह हिंदुस्तान नरेंद्र मोदी साहब भी हैं, युवराज कांग्रेस पार्टी जनाब राहुल गांधी जी भी हैं, और अरविंद केजरीवाल क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं इसलिए वो भी हैं। और ये पर्सनल निशाना नहीं है सर, इसको ये मत समझिएगा कि असद ओवैसी साहब जाती तौर पर नाराज है इसलिए निशाना बनाए हुए हैं। ये निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि जो लोग गरीब आवाम के साथ, मिडिल क्लास लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ जो नाइंसाफियां हो रही हैं, ये उनकी आंखें खोलने के लिए कि आप ये नाइंसाफियां क्यों कर रहे हैं, निशाना इसलिए है सर। ताहिर हुसैन को हम लोगों ने अगर टिकट दिया है तो कोई गुनाह नहीं किया है। ताहिर हुसैन को तो आम आदमी पार्टी ने उस वक्त मझधार में छोड़ दिया था जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करके एक बहुत बड़ी प्लानिंग के तहत ताहिर हुसैन को फंसाया था। भाई जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सिसोदिया को फंसाया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने संजय सिंह को जेल भेजा, जिस तरह से पार्टी ने उनके आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन को जेल भेजा, तो अरविंद केजरीवाल अपने लोगों के साथ खड़े रहे कि नहीं खड़े रहे? इसलिए खड़े रहे कि एक जैन थे, एक सिसोदिया राजवंश के ठाकुर थे, एक संजय सिंह साहब उत्तर प्रदेश के ठाकुर थे, और खुद अरविंद केजरीवाल जी। ताहिर हुसैन को छोड़ दिया आपने, इसलिए छोड़ दिया कि वो मुसलमान थे। और अगर आपने छोड़ दिया तो आपको वजह बताना होगी, नहीं वजह बताना होगी। ताहिर हुसैन पे अभी तक कोई अपराध सिद्ध नहीं हुआ। वकार साहब जो पूछ रहे हैं सर, बात तो कर लेने। प्रियंका कक्कड़ सवाल सीधा आपसे पूछ रहे हैं सर बात जी बोलिए आप बोल लीजिए, उसके बाद उनसे जवाब भी पूछेंगे। कर लेने दिए पूरी। बोलिए वकार साहब बोलिए। सर ओखला में शिफाउर रहमान साहब को इसलिए जेल भेज दिया गया, और
पूरे 4.5 साल हो रहे हैं कि उनकी सुनवाई तक नहीं हो रही है, जमानत तक नहीं मिल रही है। क्या उनका गुनाह अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया से बड़ा गुनाह है? भाई क्या गुनाह कर दिया शिफा साहब ने कि सिसोदिया साहब को आप जमानत दे रहे हैं, संजय सिंह साहब को जमानत दे रहे हैं, सतिंदर जैन को जमानत दे रहे हैं और शिफाउर रहमान को जमानत नहीं दे रहे, आप सुनवाई भी नहीं हो रही है उनकी। दूसरी बात, अगर ओखला से हमने कैंडिडेट लड़ाया है तो ओखला के लोगों के लिए लड़ाया है। अमानतुल्लाह आम आदमी पार्टी के विधायक हैं पिछले 10 साल से, हम तो पहली बार अपना विधायक चुनाव लड़ा रहे हैं। शिफाउर रहमान साहब को आपने कभी आके ओखला के लोगों से पूछा कि तुम्हारे मकान क्या रजिस्ट्री वाले हैं, क्या तुम्हारी कॉलोनियां वैध हैं, क्या तुमको पानी मिलता है, क्या तुमको 4200 रुपए का जो मीटर 2 किलोवाट का मीटर बिजली का मीटर, आपका चुनावी पिच तो वही है ना। सुनिए सर वकार साहब अभी भाषण नहीं है ना, हम चर्चा करेंगे ना इस पर। आपने एक सवाल उठाया है, उस पर प्रियंका कक्कड़ से तो जवाब पूछना पड़ेगा ना, हमको जवाब तो पूछना पड़ेगा ना। आपने एक सवाल क्या उठाया हुआ है कि ताहिर हुसैन जो आपके पार्टी के प्रियंका कक्कड़ आपके पार्टी के काउंसिलर थे, प्रियंका कक्कड़, उनको आपने अंडर द बस फेंक दिया। जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हो गई दिल्ली के दंगों के मामले में, आपने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। आज उनके काउंसिल यहां पर सुप्रीम कोर्ट पे कह रहे थे कि उन्हें पता ही नहीं है कि उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। और अभी एआईएमआईएम वही कह रही है कि बाकी लोगों को तो आपने टिकट दे दिया, बाकी लोग भी आपके जेल में गए थे, तो इसीलिए उनको टिकट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट तो आपको चाहिए, लेकिन जब उनके साथ में खड़े होने की बात होती है तब आप खड़ी नहीं होती है। ये सवाल उठा रहे वकार साहब। प्रियंका कक्कड़, मैं इसका जवाब दूंगी, बट मुझे जफर इस्लाम जी से क्वेश्चन बहुत जरूरी पूछना है। उन्होंने कहा कि असम में घुसपैठियों का जो समर्थन करते हैं, उन्होंने बयान दिया। एक सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुड़ा है। एक सेकंड साहिल जी, मैं इस पे आऊंगी, प्रॉमिस, बट मुझे ये देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, इसलिए इस पे बोलना है। तो जफर इस्लाम जी, असम में आपकी सरकार है, आप हाथ पे हाथ धरे बैठे क्यों बैठे हैं? और एक पर्सन जो आपको पता है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों का समर्थक है, आपने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? वो बिरयानी क्यों खिला रहे हैं आप उनको? ये जवाब जरूर लीजिएगा आप इनसे। जहां तक वकार भाई की बात है, तो मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली दंगों के आरोपी को टिकट नहीं देना चाहिए था बीजेपी की बी टीम को, एआईएमआईएम को, इतना ही कहना है। और अगर आप मेरे से प्लीज थर्ड वक्तव्य लेंगे, जो एक काम की बात मैं बहुत जरूरी बताना चाहती हूँ कि दिल्ली नहीं मैडम, एक मुसलमान इंसान को जो बेगुनाह है उसको आप दंगाई कह रही हैं। ये आपकी पार्टी की ऑफिशियल लाइन है। देखिए सर, ऐसा है कि दिल्ली की जनता डिसाइड करेगी। सर मेरे को लगता है दिल्ली की आम आदमी सुनिए ना, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता 8 तारीख को डिसाइड करेगी और बताएगी कि किसके साथ कौन सी पार्टी पूरी तरह खड़ी है। मैं आप लोगों का ये जो विभाजनकारी राजनीति है इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगी। मैं दिल्ली की जनता को ये बताऊंगी कि आम आदमी पार्टी इकलौती पार्टी है जिसको आप वोट देंगे तो आपका महीने का 25,000 रुपए बचेगा। जब आपको फ्री बिजली मिलेगी, फ्री पानी मिलेगा, फ्री महिलाओं को बस यात्रा मिलेगी, फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मिलेगी, 2100 रुपया प्रति महीना हर महिला को मिलेगा, 18,000 रुपया प्रति महीना हर पुजारी ग्रंथी को मिलेगा, संजीवनी योजना में हर बुजुर्ग का प्राइवेट या सरकारी में इलाज होगा, तो आपकी 25,000 से ज्यादा की बचत होगी। तो आपकी चॉइस बचत वर्सेस अपन सरकार है। प्रियंका जी जरा एक बार नंबर भी देख लेते हैं ना कि क्यों ये सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि देखिए वो बात तो सही है, लेकिन जिन इलाकों की आप बात कर रही है वहां पर सवाल क्या उठ रहे हैं कि वहां पर सैनिटेशन की कमी है, वहां पर सवाल क्या उठ रहे हैं कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहां पर सवाल क्या उठ रहे हैं कि वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी है। और कहीं ना कहीं यहां पर सरकार आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद जो दिल्ली दंगे हो, सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट हो, यहां पर शाहीन बाग के प्रोटेस्ट हो, यहां पर आम आदमी पार्टी की भूमिका क्या रहेगी? वक्फ बोर्ड को लेकर जो बिल की तैयारी चल रही है, वहां पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनकी बातें मानी गई है और अपोजिशन कह रही है कि भाई हमारी बातें मानी नहीं गई है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी की राय क्या रहेगी? ये सारे सवाल तो पूछे जाएंगे ना उस सारी चीज को लेकर, और ये भी तो चुनाव का मुद्दा बनेगा। सुरेंद्र राजपूत, क्या आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? आपको भी लगता है कि जो वकार साहब कह रहे थे वो सही है? और उसके बाद प्रियंका कक्कड़ आपके पास भी चलेंगे।
सुरेंद्र राजपूत देखिए, पहले और उसके बाद प्रियंका कक्कड़। सुरेंद्र राजपूत। देखिए, दो चीजें बड़ी स्पष्ट कहते हैं साहिल भाई, कौन क्या कह रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है। हम बहुत स्पष्ट रूप से, अब एएमआईएम वाले अपना चुनाव लड़ रहे हैं, आप वाले अपना चुनाव लड़ रहे हैं। आप वालों ने तो कल ऐसा कह दिया था कि जमुना मैया के पानी में हरियाणा की भाजपा ने जहर मिला दिया। अब आप बताइए, इसका कोई इलाज है? अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट आरोप लगाया कि करोड़ों लोग जो है आस्था के कुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, वहां जमुना मैया गंगा मैया से मिलती है, और हरियाणा की जो भाजपा है उसने उसमें जहर मिला दिया, यानी करोड़ों लोगों को मारने की साजिश रच दी भाजपा ने। अब इसका कोई जवाब है? आप बात बताइए, ऐसे आरोपों को कोई जवाब होता है? आप हिंदू मुसलमान की बहस कर रहे हैं यहाँ पर कि मुसलमान वोट किसको जाएगा, हिंदू वोट किसको जाएगा, जबकि यहाँ पर तो वोट हमारा गुप्त है, मुसलमान का वोट भी गुप्त है और हिंदू का वोट भी गुप्त है। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं और भाजपा से को डिफेंड कर रहे हैं सैयद जफर इस्लाम। आप इस चीज को देखिए, हमारे देश की खूबसूरती है। लेकिन यहाँ पर हमारी बहस क्या चल रही है कि हिंदुओं का वोट किसको, मुसलमान का वोट किसको, सिख का वोट किसको, नल का वोट किसको, नील का वोट क्यों नहीं होगा? क्यों होगा? राहुल गांधी नहीं, एक मिनट सुरेंद्र राजपूत, आप जो बहस चल रही है वो बहस तो चलनी है। आप संविधान की बात करते हैं, आप जब कहते हैं कि भाई पिछड़े, दलित, मुस्लिम, इन सबके अधिकारों की बात होनी चाहिए, उनका वोट हमको मिलना चाहिए, तो उस पर बातचीत भी होगी। उनकी वोट किसको जा रहा है उस पर भी बातचीत होगी, उस पर आपकी भूमिका क्या है वो भी आपको पूछा जाएगा, उसमें गलत थोड़ी है। मैं फिर से कहता हूं साहिल भाई, हमें कोई वोट दे या न दे, अगर वो अल्पसंख्यक है, अगर वो गरीब है, अगर वो नल है, नील है, कोल है, भील है, पिछड़ा है, दलित है, अगर हमें वोट नहीं दे रहा, हम भाजपा की तरीके से नहीं है कि जिन्होंने हमें वोट नहीं दिया हम उसके एरिया में विकास नहीं करेंगे। चुनाव जीतने के बाद सब हमारे हैं। ठीक है, प्रियंका कक्कड़, कौन किसको वोट देता है? ठीक है, प्रियंका कक्कड़, आप कुछ कहना चाह रही थी, जल्दी से आपका जवाब, और उसके बाद सैयद जफर इस्लाम से भी सवाल पूछेंगे। बोलिए जी। बकर साहब, आपको भी मौका मिलेगा। यस, प्रियंका कक्कड़। सुरेंद्र भाई ने मुझे बहुत दुख है इस बात का कि सुरेंद्र भाई ने इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को इतना हल्का कर दिया भाजपा का साथ देने के लिए। सर, जो संगम है वो अलग है। यहाँ हरियाणा सरकार जो पानी रिलीज कर रही है दिल्ली को, आप चेक करवा लीजिए। कल डीजेबी की सीईओ ने खुद स्वीकार किया कि 6.5 ppm अमोनिया लेवल्स हैं, जो जहर है सर। अगर ये आपकी बॉडी में घुस जाता है तो आपका इंस्टेंट किडनी फेलियर, इंस्टेंट लिवर फेलियर होगा सर। ये लोग जानबूझ के ऐसा हाई लेवल वाला जहर वाला पानी दिल्ली को छोड़े, जो हमारी सतर्कता ने हमने दिल्ली में नहीं मिलने दिया। इनकी मंशा ये थी कि दिल्ली के लोग बीमार पड़े, मर जाएं और ब्लेम अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आए, जो हमने नहीं होने दिया और नहीं होने देंगे। आज आपको सवाल पूछना चाहिए भाजपा से, उनकी नकारात्मक राजनीति से। अभी मैंने एस्टैब्लिश किया कि कैसे यही घुसपैठिए रोहिंग्या को बसा रहे हैं, यही कैसे वोट दिला रहे हैं, इन्हीं के बीजेपी माइनॉरिटी सेल अध्यक्ष बांग्लादेशी घुसपैठिए निकलते हैं। उस पे इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। इस पे जवाब लीजिएगा साहिल जी कि क्या मंशा थी कि इतना तो जवाब ले लेते हैं। सैयद जफर इस्लाम भेजा, हाथ खड़ा कर ही रहे थे। राजनीति, प्रियंका जी जवाब ले लेते हैं। जफर इस्लाम जी बोल दीजिए, आप पर सवाल उठा रहे हैं कि भाई आसाम से अगर कोई सपोर्ट करता है कोई राजनीतिक पार्टी तो आप सवाल उठा लेते हैं। आपकी तो सरकार है। जवाब दे रहा हूं, जवाब जी। देखिए, हमने ही वहां पर सबसे ज्यादा एक्शन लिया है, और अगर पूरे देश में अगर किसी एक पार्टी ने घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई की है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बाकी किसी सरकारों ने नहीं कार्रवाई की है, बल्कि उनके हमायती बन के बैठे हैं। ये आप वाले हैं ना। अभी प्रियंका कक्कड़ जी जो इतनी लंबी फहरिस्त से जो लिस्ट सुना दिया कि ये देंगे वो देंगे, ये झूठे वायदे करना बंद कीजिए। दिल्ली जनता, एक सेकंड रुकिए भाई, मैं बीच में नहीं टूटता। दिल्ली की जनता समझ चुकी है एक सवाल इस तरह से बेतुकी बातें से कोई फायदा नहीं दे पा रहे देश में। एक मिनट, और आपने जो भी आप बदलाव चाहिए, ये इस तरह का बहाना नहीं चाहिए, बहाना नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए। दिल्ली को बदलाव चाहिए, अब बदलाव आएगा। दिल्ली को बदलाव चाहिए, बदलाव आएगा। ये बहाने आपके बहुत हो गए। केजरीवाल जी और आप सारे लोगों ने बहाना कर। सवाल पूछ लीजिएगा, सुन लेंगे वो। बदलाव चाहिए और बदलाव ही से मिलेगा। 24 घंटे बिजली आपने तो वादा किया था देंगे, आपने तो दिया नहीं। अब ये बदलाव के बाद ही पॉसिबल हो पाएगा कि हम बदलाव के बाद
24 घंटा बिजली देंगे दिल्ली की जनता को। दिल्ली की जनता एक मिनट उस पर खड़े उतरेंगे। जरा सबकी आवाज कम करिए। सुनील राजपूत जल्दी से 10 सेकंड में सवाल पूछ लीजिए। सैयद जफर इस्लाम भी जवाब दे देंगे और उसके बाद वकार साहब भी बात करेंगे। सुनील राजपूत जल्दी से 10 सेकंड में सवाल पूछ लीजिए। बड़ा मासूम सा सवाल है सैयद जफर इस्लाम साहब से, पिछले 11 साल में कितने बांग्लादेशी और कितने रोहिंग्यास को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डिपोर्ट किया? हमने तो 20,000 से ज्यादा किए थे, आपने 11 साल में मात्र 6 किए। ठीक है, जफर इस्लाम जी जवाब दे दीजिएगा। अगर इसका जवाब है तो नहीं, अरे भाई एनआरसी तो हमने बनाया, उसको अपोज किसने किया? अरे एनआरसी किसने बनाया? आपकी पार्टी ने बनाया। अपोज करने वाले कौन? आप दोनों। नहीं, दोनों आप लोगों ने, आप दोनों पार्टियां रिपोर्ट करने की। आप दोनों पार्टियां जो है एनआरसी के खिलाफ खड़ी रही, इसलिए कि उसमें आपका राजनीतिक फायदा था। आप लोगों ने बसाने का काम किया था, हम निकालने का काम कर रहे हैं। एनआरसी लेकर आपके बीच में हम आए, लेके एनआरसी लाने का काम हम किया और निकालने का काम भी हम भी करेंगे। लेकिन भाजपा की आप जैसी पार्टियां जो झूठे वादे कर चलिए एक बार जरा नंबर देख के संजय कुमार जी से पूछेंगे कि आखिरकार ये चलिए 12%, चलिए ये 12% जो वोटर है दिल्ली के, उनकी लड़ाई इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो गई है? जरा नंबर्स पे ध्यान देते हैं और उसके बाद प्रोफेसर संजय कुमार के पास चलेंगे। वकार साहब को भी इसके बारे में बात करनी है। जफर इस्लाम जी, देखिए इससे पहले की स्थिति क्या थी? अगर हमने देखा तो 2020 में आबादी के करीब 13% मुस्लिम यहां पर है दिल्ली में। 2013 में कांग्रेस की 8 में से 4 सीटें मुस्लिम बहुल इलाके से आती थी। दिल्ली दंगों के बाद आपसे मोहभंग का अनुमान लगाया जा रहा है। दंगा प्रभावित इलाकों में कांग्रेस के 5 पार्षद जीते हैं जो अभी के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए। ओखला और जाकिर नगर में भी कांग्रेस के सांसद जीते हुए हैं, पार्षद जीते हुए हैं। और शिफ्ट कैसे हुआ मुस्लिम वोट, जरा देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 2013 में कांग्रेस को 53% वोट पड़ा था, हालांकि कांग्रेस की सत्ता नहीं आ पाई थी। आम आदमी पार्टी को 12% वोट पड़ा था। लेकिन जैसे ही ये शिफ्ट नजर आया आम आदमी पार्टी के पक्ष में, 2015 में कांग्रेस का वोट प्रतिशत घट के मुस्लिम वोटों में 20% रह गया। आम आदमी पार्टी का 77%। 2020 में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत 83% हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, 6 सीटों पर 35 से 50% वोटर मुस्लिम है और 6 अन्य सीटों पर 20 से 25 यानी करीब 12 सीटें ऐसी है कि जहां पर मुस्लिम वोटर्स प्रभाव डाल सकते हैं। और यहां पर एक आंकड़ा इंटरेस्टिंग यह भी है कि 2013 तक भारतीय जनता पार्टी को भी कम से कम 12% मुस्लिम वोटर वोट डाला करते थे। अब यहां पर सवाल यह खड़ा होता है प्रोफेसर संजय कुमार कि आखिरकार जिस तरीके से 2020 के बाद देश की राजनीति बदलना शुरू हुआ है, उसके बाद सिर्फ बीजेपी के खिलाफ कोई एक साथ वोट डालना है, यही सोचकर मुस्लिम वोट डालेंगे या अलग तरीके से वोट डालना भी शुरू हो चुका है? जैसे लोकसभा में एक साथ वोट डालते हैं, लेकिन जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा कि विधानसभा के वक्त वो उस तरीके की राजनीति या उस तरीके का वोटिंग प्रतिशत हमें नजर नहीं आया। किस तरीके से आप इसको देखते हैं प्रोफेसर संजय? देखिए साहिल, ये जरूर है कि बिल्कुल हर चुनाव में मुस्लिम मतदाता एक जैसा वोट नहीं डालते, लेकिन अगर कहूं कि क्या एक बिंदु है जिसके आधार पर मुस्लिम मतदाता तय करते हैं, वो ये देखते हैं कि उनके लिए कौन सी ऐसी पार्टी है जो यूं कहूं कि दुश्मन नंबर 1, बीजेपी उनके लिए दुश्मन नंबर 1 दिखाई पड़ती है। तो कई कंस्टिट्यूएंसी में, स्टेट में वो ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को हराने की स्थिति में है और उनका वोट काफी हद तक एक तरफ जाता है। आपने 2020 के आंकड़े भी दिखाए, उस वक्त भी आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, 15 में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। फिर वो छिटफुट वोट, मुस्लिम वोट कांग्रेस के पक्ष में गया। तो निश्चित रूप से पहला जो मोबिलाइजिंग फैक्टर होता है मुस्लिम वोट का, वो ये देखते हैं कि कौन बीजेपी को हरा सकता है और इस आधार पर वोट तय होता है। और दिल्ली के जो आंकड़े आपने दिखाए बहुत साफ दिखाते हैं। अगर आप 13 के चुनाव की बात करें, उसमें मुस्लिम वोटरों ने बढ़ चढ़ कर कांग्रेस का साथ दिया था, क्योंकि उस वक्त ये क्लियर नहीं था कि क्या आम आदमी पार्टी चुनाव जीतने की स्थिति में है भी या नहीं। लेकिन 15 और 20 आते आते नजरिया बदल गया। लेकिन संजय कुमार जी, लेकिन संजय कुमार जी, देखिए 2020 के बाद कई सारे मुद्दे निकले हैं। सीए एनआरसी का मुद्दा है, अब वक्फ बोर्ड का बिल अभी शायद पार्लियामेंट के सेशन शुरू होगा उसी में शायद आ सकता है, क्योंकि अभी जेपीसी की रिपोर्ट भी उस पर आ चुकी है। चुनाव के पहले ही शायद वो रिपोर्ट आ सकता है। तो ये सारे मुद्दे भी है।
इस पर अलग अलग पार्टियों की राय भी क्या मुस्लिम वोटों पर प्रभाव डाल सकती है क्या नहीं, क्योंकि कई बार देखा गया कि आम आदमी पार्टी एक बीच का रास्ता ले लेती है, क्लियर रास्ता उनका होता नहीं है। तो क्या उस तरीके से मुस्लिम फैक्टर भी बात करेगा? क्योंकि एआईएमआईएम के प्रवक्ता को आपने सुना, वो भी यही बात पर इशारा कर रहे थे कि भाई ताहिर हुसैन को तो आपने अंडर द बस फेंक दिया, यही इशारा वो कहीं ना कहीं करने की कोशिश कर रहे थे। इसका भी कहीं असर पड़ता है? देखिए, चुनाव के 10-15 दिन पहले इन सब मुद्दों पर चर्चा होती है। किसी भी समुदाय के वोटरों की बात करें या कोई भी, हम आप एक वोटर हैं और हम कई चीजों पर गंभीरता से सोचते हैं, लेकिन जब वोट डालने के दिन, जब 5 तारीख को 5 फरवरी को वोट डालेंगे लोग, तो अल्टीमेटली एक कंसिडरेशन, प्राइम कंसिडरेशन होता है। ये सारी चीजें रहेंगी, उनके दिमाग में ये दुविधा होगी कि आम आदमी पार्टी ने सेंट्रिस्ट लाइन ले लिया, उन्होंने कभी एक स्टैंड नहीं लिया, अगर ऐसी बात है तो। लेकिन फाइनली जब वो 5 फरवरी को वोट डालेंगे तो कई चीजों को, कई कंसिडरेशन को दरकिनार कर देते, किनारे कर देंगे और वो सोचेंगे भाई अल्टीमेटली ये ठीक है, इन सब चीजों से मेरी नाराजगी हो सकती है आम आदमी पार्टी से, लेकिन फाइनली अगर बीजेपी को हराना है, क्योंकि वो हमारा दुश्मन नंबर 1 है, हराने के लिए कौन सी पार्टी नजदीक दिखाई पड़ती है, ऐसी स्थिति में ऐसे वोटर जो आम आदमी पार्टी से दूसरे कारण से नाराजगी होगी, उनका वोट भी आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाएगा। और मुझे लगता है इन चुनाव में भी मुस्लिम मतदाताओं का वोट एक मुश्त आम आदमी पार्टी की ओर जा सकता है। तो 3 एम फैक्टर इस वक्त दिल्ली में काम कर रहे हैं, महिला, मिडिल क्लास और मुस्लिम। हमारे साथ जो तमाम हमारे प्रवक्ता जुड़े हुए थे उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय मेरे पास खत्म हो रहा है। प्रोफेसर संजय कुमार ने भी एक अहम बात इसमें रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे बड़ी बात इसमें रहती है कि 12 सीटों पर यह फैक्टर कहीं ना कहीं चुनाव पर असर डाल सकता है। लेकिन ये सभी जगह पर, ये सभी फैक्टर्स की जिसकी मैंने बात की, उन सभी को लेकर सैनिटाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब अपॉर्चुनिटीज यानी रोजगार की समस्याएं, ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं इनके सामने भी खड़े होते हैं और इन्हीं मुद्दों पर कहीं ना कहीं दिल्ली के चुनाव भी जा सकते हैं। इसको लेकर भी राजनीतिक पार्टियां क्या बात करती है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल दंगल में मेरे साथ बस इतना ही।